भाई एक बात बताओ, अगर कोई बंदा आपके पास आए और बोले कि अपना बैंक अकाउंट मुझे यूज़ करने दो, हर महीने 10,000 रुपये तुम्हें दे दूँगा, तो हो सकता है काफ़ी लोग मान भी जाएं, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई अपना ही अकाउंट है, पैसा इसमें आएगा, मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूँगा और मुझे कमीशन मिल जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको पता ही नहीं है जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो आया कहाँ से। और अब जो केस सामने आया है उसमें 1, 2 या 100, 200 नहीं, 5,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का नेटवर्क सामने आया है। और पैसा कितना, लगभग 868 करोड़। आप सोचो 868 करोड़ रुपए और 5,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स, इतने सारे अकाउंट्स एक ही नेटवर्क में आए कैसे। बस आज की फ़ाइल इसी के बारे में है। स्वागत है आपका डार्क फाइल्स पेज में। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, तो फ्रॉड करने वाला बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई पैसा मेरे पर्सनल अकाउंट में भेज दो, क्योंकि कल को कंप्लेंट हुई, बैंक अकाउंट चेक हुआ और पुलिस सीधा उसके पास पहुंच जाएगी। ये लोग क्या करते हैं ना, दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स यूज़ करते हैं। अब अकाउंट्स लेने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी को कमीशन का लालच दे दिया, किसी को बोला कि बस बिज़नेस की पेमेंट रिसीव करनी है, किसी को इजी मनी दिखा दिया, और बंदा सोचता है मुझे क्या, पैसा आएगा मैं आगे बेच दूंगा और अपना कमीशन रख लूँगा। लेकिन भाई यही से ना गेम शुरू होता है। मान लो फ्रॉड का 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आए, आपने वो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से पैसा तीसरे अकाउंट में गया, फिर चौथे अकाउंट में भी गया। अब पुलिस पैसा ट्रेस करेगी तो सबसे पहले नाम किसका सामने आएगा, जिस अकाउंट से पैसा गुजरा उन सब का। ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। और FIUIND की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में 5,000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ है। अब यहाँ तक तो मुझे भी लगा कि ठीक है, पैसा अकाउंट्स में घुमाया गया होगा, लेकिन जब तक एजेंसीज ने पैसे का ट्रायल और आगे फॉलो किया ना, तो केस इंडिया के बैंक्स अकाउंट तक लिमिटेड ही नहीं था। पैसा क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच चुका था, और क्रिप्टो के थ्रू जो ट्रांजैक्शन सामने आए उनका कनेक्शन मल्टीपल कंट्रीज तक जा रहा था। अब दिक्कत ये थी कि इंडिया में बैठकर आप दूसरे देश के फाइनेंशियल रिकॉर्ड सीधा उठाकर चेक तो नहीं कर सकते। तो इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ने दूसरे देशों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी शुरू की। ट्रांजैक्शंस देखे गए, क्रिप्टो वैलेट्स के कनेक्शन एनालिसिस हुए, और धीरे धीरे पैसों का एक इंटरनेशनल ट्रायल सामने आने लगा। और भाई यही से इस केस में एक ED की एंट्री होती है। ED ने 13 जगहों की सर्चेस की। अब आप सोच रहे होंगे कि 868 करोड़ का केस है तो कैश के रूम, बाहर के नोट मिले होंगे। नहीं, कैश मिला लगभग 47 लाख रुपए। लेकिन असली चीज़ कैश नहीं थी। सर्च के दौरान क्रिप्टो करेंसी यानी USDT सीज की गई, और उसकी रिपोर्टेड वैल्यू थी लगभग 13 करोड़ 60 लाख रुपए। अब सवाल ये था कि 868 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पैसा आखिर आया कहाँ से। 5,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इस नेटवर्क को मिले कैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है कि इन 5,000 अकाउंट्स में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें पता ही ना हो कि उनका अकाउंट किस काम के लिए यूज़ हो रहा हो। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, 5,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स, इतने सारे अकाउंट्स कोई एक दिन में तो खोल नहीं सकता है। तो सवाल वही है कि ये अकाउंट्स आए कहाँ से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका कोई जान पहचान वाला आपके पास आता है और कहता है भाई मेरे बिज़नेस का काम है, मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई है, तू अपना अकाउंट यूज़ करने दे। और साथ में बोलता है कि हर महीने 5 या 10,000 रुपये तुम्हारे। अब काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि भाई मुझे करना ही क्या है, अकाउंट मेरा है, पैसा आएगा, आगे भेजना और कमीशन मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पैसा आएगा कहाँ से। पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि
कल को अगर किसी आदमी के साथ 20 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड होता है और उसमें से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, तो बैंक स्टेटमेंट में आपका नाम दिख रहा है, फ्रॉडस्टर का नहीं। अब पुलिस या एजेंसी आपसे पूछेगी कि ये 2 लाख किसके थे, आपके अकाउंट में क्यों आए और आपने आगे क्यों भेजे इसको। और अगर आप बोलो कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, तो सवाल ये होगा कि बिना जाने आपने अपना बैंक अकाउंट किसी को दिया ही क्यों। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के 5000 अकाउंट होल्डर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हर अकाउंट होल्डर की इंडिविजुअल स्टोरी नहीं बताती, लेकिन म्यूल अकाउंट्स जनरली कैसे यूज़ होते हैं वो समझना ज़रूरी है। अब इस केस में एजेंसीज ने देखा कि पैसा अलग अलग अकाउंट्स से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच रहा था और यहाँ पर एक नाम आता है USDT। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो USDT एक क्रिप्टो करेंसी है। फ्रॉड का पैसा बैंक अकाउंट्स में घुमाने के बाद अगर क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाए और फिर अलग अलग वैलेट्स में मूव होने लगे तो इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसी केस में फाइनेंशियल ट्रायल मल्टीपल कंट्रीज़ तक जा रहा था, इसलिए FIUD ने दूसरे देशों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना शुरू की। सिंपल सी बात है, पैसा अगर इंडिया से बाहर ट्रायल छोड़ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन भी सिर्फ इंडिया में बैठकर कंप्लीट नहीं होगी। अब एजेंसीज ने ट्रांजैक्शन एनालिसिस किए, क्रिप्टो कनेक्शंस देखे और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सामने आई वो ED के साथ शेयर की गई। उसके बाद ED ने 13 लोकेशंस पर सर्चेज की, 47 लाख रुपए कैश सीज हुआ, लगभग 13 करोड़ 60 लाख रुपए की USDT सीज हुई और 8 करोड़ 67 लाख रुपए का एसेट प्रोविजनली अटैच किए गए। अब यहाँ से एक बात मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, 868 का रिपोर्टेड साइबर फ्रॉड ट्रेल, लेकिन कैश मिला 47 लाख। तो बाकी पैसा वो किस कंट्री से गुजरा, कितना क्रिप्टो करेंसी में गया और कितना पैसे आगे निकल चुका था। इन्वेस्टिगेशन का काम है इसी फाइनेंशियल ट्रायल को फॉलो करना। लेकिन भाई इस पूरी फाइल में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 868 करोड़ नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो 5000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स, क्योंकि हर बैंक अकाउंट किसी ना किसी के नाम पर होगा, KYC हुई होगी, डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। तो क्या 5000 से ज़्यादा लोगों को पता था कि उनके अकाउंट्स किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, या कुछ लोग सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये के कमीशन के चक्कर में अपना अकाउंट दे बैठे हैं। और अगर किसी को सच में पता ही नहीं था तो क्या सिर्फ मुझे नहीं पता था, क्या देना काफ़ी होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को पता ही नहीं था कि उसका बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड के पैसे के लिए यूज़ हो रहा है तो उसका क्या। देखो भाई, इसका सीधा जवाब मैं या आप नहीं दे सकते। हर बंदे का रोल अलग हो सकता है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपके अकाउंट में किसी फ्रॉड का पैसा आया है तो सवाल आपसे ज़रूर हो सकता है। मान लो कल आपके पास कोई बंदा आता है और कहता है भाई अकाउंट दे दो, महीने के 10,000 रुपये तेरे, आपने दे दिया। अब वो आपके अकाउंट में पैसे मंगवाता है और आपसे कहता है कि पैसा इस अकाउंट में भेज दो। आपने भेज दिया, 2 दिन बाद आपको कमीशन मिल गया, आप खुश। लेकिन जिस बंदे का पैसा फ्रॉड से गया था ना, उसने साइबर क्राइम कंप्लेंट कर दी। अब पैसा का ट्रायल निकलेगा और ट्रायल सीधा आपके अकाउंट तक आ रहा है। अब आप पुलिस को क्या बोलोगे? सर मुझे नहीं पता था। हो सकता है आपको सच में नहीं पता हो, लेकिन पुलिस का सवाल भी सिंपल ही होगा, बिना जाने आप किसी और को अपना बैंक अकाउंट यूज़ क्यों करने दे रहे थे। और भाई इसलिए मैं ये केस आपको बता रहा हूँ क्योंकि 868 करोड़ का नंबर सुन के हम बोल देते हैं बड़ा स्कैम है, बड़े लोग हो गए, हमें क्या। लेकिन इस केस में 5000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ, 5000, और हर अकाउंट के पीछे कोई ना कोई अकाउंट होल्डर है। अब मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने लोग जानबूझकर नेटवर्क का हिस्सा बने और कितने लोगों को पूरी बात पता ही नहीं थी। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी हर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर की स्टोरी नहीं बताती।
लेकिन ये केस एक वार्निंग ज़रूरी है। अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, ओटीपी या बैंकिंग एक्सेस किसी को मत दो, चाहे वो बोले बिज़नेस की पेमेंट है, चाहे बोले 2 दिन के लिए अकाउंट चाहिए। और स्पेशली अगर कोई अकाउंट यूज़ करने के बदले आपको कमीशन दे रहा है तो एक बार खुद से ज़रूर पूछना वो आपको फ्री के 10,000 रुपये क्यों दे रहा है, उसको आपका ही अकाउंट क्यों चाहिए। अब वापस इसी केस पर आते हैं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक FIUIND ने 5,000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क आइडेंटिफाई किया। फाइनेंशियल ट्रायल क्रिप्टो करेंसी और मल्टीपल कंट्रीज़ तक गया। इंफॉर्मेशन फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ एक्सचेंज हुई और बाद में ईडी ने 13 लोकेशंस पर सर्चेस की। 47 लाख कैश सीज हुआ, लगभग 13 करोड़ 60 लाख की USDT सीज हुई और 8 करोड़ 67 लाख के असेस्ड प्रोविजनली अटैच हुए। PMLA के अंदर जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स भी फाइल की गई और अब केस में आगे इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स अपना काम करेगी। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बंदा पैसों का लालच में आपका बैंक अकाउंट किसी को यूज़ करने देता है और बाद में उस अकाउंट से फ्रॉड का पैसा निकलता है, तो आपके हिसाब से उस अकाउंट होल्डर को भी ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए या पहले ये देखा जाना चाहिए कि उसे असली सच पता था या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। पोरश और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। मिलते हैं अगली फाइल में। और हाँ, अगली बार कोई बोले ना भाई बस अकाउंट यूज़ करने दे, तो कमीशन पूछने से पहले ही ये ज़रूरी पूछना कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जय हिंद दोस्तों।